Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Adib Nawaz. I represent Biology Department, Britain International School System, Multan. Today we will take start with the name of Almighty Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is addictive drugs. The following are the major categories of addictive drugs. First one is sedatives. These drugs interact with the central nervous system to depress its activities. Sedative ऐसी drugs हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर असर करती हैं, अमल अंदाज होती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के काम करने की रफ्तार को स्लो कर देती हैं, तो डिप्रेस इट्स एक्टिविटीज़, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जाके अमल करेंगी और उसके काम को सुस्त कर देंगी। तो सेडेटिव ड्रग्स कि जब अपना एक्शन करेंगी, अब जब वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रही होंगी तो उसके नतीजे में क्या क्या मसाइल पेश आ सकते हैं। नंबर 1 डिजीनेस, यानी गनूदगी छा सकती है, उस शख्स को नींद महसूस होगी, लेथार्जी मीन थकावट महसूस होगी, स्लो ब्रेन फंक्शन होगा, यानी वो उसका ब्रेन फंक्शन स्लो हो जाएगा, वो बहुत सारे मकामात पे जो डिसीजन लेने होंगे, सोचने का अमल, समझने का अमल, फैसला करने का अमल, वो सुस्त हो जाएगा, वो जल्दी से बातों को याद नहीं कर पाएगा और डिप्रेशन मीन मायूसी भी उसके अंदर छा सकती है। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ द सीडेटिव इंड्यूस सुसाइडल थॉट्स, यानी अगर सीडेटिव्स का इस्तेमाल ज़्यादा अरसे के लिए किया जाए तो उस सूरत के अंदर उस शख्स के अंदर सुसाइड यानी ख़ुदकशी करने का ख्यालात भी जन्म ले सकते हैं। लेकिन अमूमन ये उन कंडीशन में होता है जहाँ पर सीडेटिव्स का इस्तेमाल लंबे अरसे के लिए किया जाए। जी, नेक्स्ट कैटेगरी इज़ नारकोटिक्स। नारकोटिक्स आर द स्ट्रॉन्ग पेन किलर। नारकोटिक्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग पेन किलर, यानी ये पेन किलर हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग है, यानी जब जिस वक्त दर्द पेन बहुत ज़्यादा हो, शदीद पेन हो, एक्यूट पेनफुल कंडीशन हो, तो उन कंडीशन के अंदर उन हालात के अंदर नारकोटिक्स को एज ए पेन किलर यूज़ किया जाता है। दीज ड्रग्स आर ऑफन प्रेस्क्राइब विद इन कंजंक्शन विद अदर लेस पोटेंट पेन किलर्स लाइक पैरास्टामोल और एस्प्रिन, यानी इन अद्वियात का इस्तेमाल जो लेस पोटेंट पेन किलर्स हैं एस्प्रिन, पैरास्टामोल और दूसरी बहुत सारी इसमें पेन किलर्स इस ग्रुप में शामिल हैं, उनके इस्तेमाल के साथ ही इनका इस्तेमाल किया जाता है। दीज आर यूज टू रिलीव पेन फॉर द पेशेंट विद क्रॉनिक डिजीज सच एज कैंसर, यानी कैंसर का अगर पेशेंट है और उसे शदीद पेन होता है, शदीद दर्द का एहसास होता है, तो उस कंडीशन के अंदर भी नारकोटिक्स को यूज़ किया जा सकता है। दीज आर यूज टू रिलीव पेन इन एक्यूट पेन आफ्टर ऑपरेशन, अगर किसी शख्स का कोई सर्जिकल प्रोसीजर कंडक्ट हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, तो ऑपरेशन के बाद जिस वक्त उस पेशेंट को जब होश आता है तो होश आने के बाद उसे बहुत शदीद किस्म का दर्द महसूस होता है, तो उस कंडीशन के अंदर भी नारकोटिक्स को एज ए पेन किलर यूज़ किया जाता है ताकि उसकी दर्द की शिद्दत में कमी आ जाए। जी, बट सम पीपल मे एब्यूज़, कुछ लोग इन नारकोटिक्स का लाइक मॉर्फिन या कोडीन जो कि नारकोटिक्स के एग्जाम्पल हैं, इनको मिस यूज़ करते हैं, इनका गलत इस्तेमाल करते हैं फॉर एक्सटैटिक इफ़ेक्ट्स, लज्जत और सरूर के एहसास के लिए, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग के लिए इन नारकोटिक्स का रॉन्ग यूज़ करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। आगे इसके एग्जांपल देखते हैं नारकोटिक्स की। मॉर्फिन और कोडीन आर द नारकोटिक्स डिराइव फ्रॉम ओपियम पोपी प्लांट। जो नारकोटिक्स के एग्जांपल है वो पहली एग्जांपल है मॉर्फिन और दूसरी एग्जांपल है कोडीन। ये दोनों की दोनों नारकोटिक्स हैं और ये ओपियम यानी पॉपी प्लांट से हासिल होती हैं। ये दोनों की दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करती हैं और दर्द में आफाका देती हैं, शदीद दर्द को कम कर देती हैं। मॉर्फिन के अंदर स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है एडिक्शन का, यानी अगर इसका इस्तेमाल चंद दिन के लिए किया जाए तो पेशेंट उस पर डिपेंडेंट हो सकता है। द पर्सन मे बी द एडिक्टेड ऑफ द मॉर्फिन, इसलिए इसको हमेशा स्पेसिफिक कंडीशंस में ही और लिमिटेड डेज के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। मॉर्फिन रीज़न, द मॉर्फिन हैज़ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर एडिक्शन। द मोस्ट कॉमनली अब्यूज्ड नारकोटिक्स हेरोइन, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली नारकोटिक
ड्रग मौजूद है वो है हेरोइन। हेरोइन इज़ अ सेमी सिंथेटिक ड्रग फ्रॉम द मॉर्फिन। मॉर्फिन से ही ये हेरोइन बनाई जाती है, ठीक है। तो जो हेरोइन बनाई जाएगी वो मॉर्फिन से ही बनाई जाती है। उसी मॉर्फिन पर ही केमिकल प्रोसेसेस कंडक्ट करने के बाद हेरोइन बनाई जाती है। इट इफेक्ट्स ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कॉज ड्रॉजीनेस। हेरोइन का काम भी वही है, ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करेगी, उसे डिप्रेस कर देगी और इट कॉज ड्रॉजीनेस, उसे ड्रॉजीनेस फील होगी। आगे चलते हैं हैलोसिनोजेंस। हैलोसिनोजेंस आर द ड्रग्स दैट कॉज चेंजेस इन द परसेप्शन, थॉट, इमोशन एंड कॉन्शियसनेस। हैलोसिनोजेंस ऐसी ड्रग्स हैं जो कि परसेप्शंस यानी एहसासात में तब्दीली पैदा कर देती हैं, ठीक है। उस शख्स को अपने वजूद का एहसास भी नहीं रहता, वो शख्स ये भी भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ मौजूद हूँ, मेरा नाम क्या है, ठीक है। तो वो अपनी शनाख्त से भी आजिज़ होता है। थॉट, उसके ख़यालात, उसके तसव्वुरात, उसके जज्बात के अंदर तब्दीली आ जाती है। और कॉन्शियसनेस यानी हिस्से आगाही, ठीक, उसमें भी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। तो हैलोसिनोजेन ऐसी ड्रग्स हैं जो कि तब्दीली लेके आती हैं, नंबर 1 परसेप्शंस में, नंबर 2 थॉट्स में, नंबर 3 इमोशंस में एंड नंबर 4 कॉन्शियसनेस में। तो ये 4 वर्ड्स हैं हैलोसिनोजेंस की डेफिनेशन के अंदर, इनका यूज़ ज़रूरी है। हैलोसिनोजेन ग्रुप्स इंक्लूड मैस्कलीन विच कम्स फ्रॉम कैक्टस। अब मैस्कलीन जो है एक हैलोसिनोजेन है। ये हैलोसिनोजेन कहाँ से हासिल होती है? ये कैक्टस प्लांट से हासिल होती है। तो इस लाइन को आपने एज ए MCQ के तौर पे भी याद रखना है, ठीक है, कि मैस्कलीन कम्स फ्रॉम which one, which plant? Cactus जी। साइलोसिन is another hallucinogen but साइलोसिन comes from mushroom। साइलोसिन कहाँ से हासिल होती है? मशरूम से हासिल होती है। ये दोनों MCQs हैं, अब आपने इनको याद रखना है। मैस्कलीन comes from कैक्टस, साइलोसिन कम्स फ्रॉम मशरूम। अब देखें कि हैलोसिनोजेंस काम किस तरह से करते हैं। फिजियोलॉजिकली हैलोसिनोजेन अफेक्ट ऑन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये हमारे नर्वस सिस्टम का जो कंपोनेंट है इसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसके ऊपर अफेक्ट करती हैं और उसकी वजह से प्यूपिल डायलेट हो जाती हैं। आँखों के अंदर एक हिस्सा होता है जहाँ से रोशनी आँखों के अंदर एंटर होती है, तो इसे हम कहते हैं प्यूपिल। ये प्यूपिल को डायलेट कर देती हैं, कुछ ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देती हैं, उन्हें तंग कर देती हैं, नैरो कर देती हैं। जब ब्लड वेसल्स अंदर से नैरो हो जाएंगी तो उसके नतीजे में ब्लड प्रेशर में इजाफा हो जाएगा। आगे चलते हैं मैरिजुआना, हशीश जी। अब मैरिजुआना या हशीश जो है ये भी एक हैलोसिनोजेन है। इसको स्मोक किया जाता है, इसको जला के सिगरेट जैसी किसी भी स्ट्रक्चर के साथ इसको इनहेल किया जाता है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लावर, स्टेम और लीव्स ऑफ द मैरिजुआना प्लांट्स। मैरिजुआना हशीश जो है एक हैलोसिनोजेन है नंबर 1, इसको भी स्मोक किया जाता है। अब ये एक ख़ास किस्म का प्लांट है, ठीक है, मैरिजुआना प्लांट से हासिल होती है। इस प्लांट का साइंटिफिक नेम है, यहाँ मेंशन है ब्रैकेट के अंदर देखें, कैनबिस सटाइवा एंड कैनबिस इंडिका। कैनबिस सटाइवा एंड कैनबिस इंडिका से मैरिजुआना यानी हशीश हम हशीश कहते हैं वो हासिल होती है। स्मॉल डोज ऑफ मैरिजुआना मे रिजल्ट इन द फीलिंग ऑफ वेल बीइंग दैट मे लास्ट फॉर 2 to 3 hours। यानी अगर इसकी थोड़ी सी मिकदार ली जाए तो इसकी थोड़ी सी मिकदार स्मोक करने से इंसान को फीलिंग होगी वेल बीइंग की, कि सब अच्छा है, सब ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, दुनिया में मेरे लिए कोई गम नहीं है, तमाम गम और तमाम बुरे हालात से बिल्कुल ही वो बेगाना हो जाएगा और कहेगा सब अच्छा है। हाई डोज, अगर इसकी मिकदार ज़्यादा ली जाए, हाई डोज इंक्रीज द हार्ट रेट, अगर इसकी मिकदार ज़्यादा ली जाएगी तो उससे हार्ट रेट में इजाफा हो सकता है। इट कैन आल्सो अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन मैन। ये मर्द हजरात के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन को कम करता है, ठीक है। और नंबर 3 ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को वीक करता है, यानी चंद घंटों पहली वाली बात, चंद घंटे पहले वाले कोई एक अमल, कोई प्रोसेस, कोई चीज़ रखी हुई हो या कोई काम किया हो, वो इंसान को याद नहीं रहता जी। आगे देखते हैं ड्रग एडिक्शन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, यानी ऐसे अफराद जो कि ड्रग्स
एडिक्शन में आ चुके हैं, ड्रग्स के एडिक्ट हो चुके हैं, उनके अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उनमें कौन कौन से मसाइल आ सकते हैं। ड्रग एब्यूजर्स गो थ्रू द विड्रॉल ऑफ द सोशल कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेशन। जो ड्रग्स का आदी हो जाते हैं वो समाज से, माशरे में, कम्युनिटी में, सोसाइटी से, अपनी फैमिली से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्त अहबाब से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। उनका उनके साथ राब्ता मुनक़ते हो जाता है, वो उनके दरमियान ना उठते हैं ना उनके दरमियान बैठते हैं, वो एक अलग सी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। जी, अब जो लेटेस्ट स्टडीज़ की गई हैं सोशल साइंटिस्ट के एक्सपर्ट्स ने, उन्होंने ये कहा है कि ड्रग एडिक्शन और क्राइम के दरमियान एक क्लोज रिलेशनशिप है। यानी अक्सर जो जराइम करने वाले अफराद होते हैं वो एडिक्ट भी साथ होते हैं, यानी वो ड्रग्स पर डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए उनके ब्रेन के अंदर जो ख़यालात आते हैं, तसव्वुरात हैं, जज्बात हैं, एहसासात हैं, चीज़ों को समझने और फ़ैसला करने की सलाहियत जो है वो मनफी हो जाती है, मस्बत सोच उनमें रहती नहीं है। रीज़न कि ये जितने भी ड्रग हैं ये ब्रेन की फंक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं, इसलिए अच्छे और बुरे के दरमियान फ़र्क करना इनके लिए मुमकिन नहीं रहता, इसलिए ये क्राइम्स की तरफ ज़्यादा माहिर हो जाते हैं। द कंपल्शन फॉर द नारकोटिक ड्रग्स मेक एवरी ड्रग एडिक्ट अ लॉ वायलेटर एंड ए क्रिमिनल। अगर कोई शख्स इनका इस्तेमाल करता है तो वो कानून शिकनी कर रहा है और वो जुर्म का मुर्तकिब है। अगर किसी के पास से नारकोटिक ड्रग्स किसी के कब्ज़े से, किसी के घर से, किसी के पॉकेट से, किसी के बैग से हासिल हो तो ये भी कानून की खिलाफ वर्जी है और उसके अगेंस्ट उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। पुलिस उस शख्स को अरेस्ट कर सकती है और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उस मुल्क के मुताबिक वहाँ पर वो की जा सकती है। मोस्ट नारकोटिक एडिक्ट्स गेट इन्वॉल्व इन द वेरियस टाइप्स ऑफ द क्राइम्स। अक्सर जो एडिक्ट्स होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के छोटी छोटे वारदातों में पहले मुलव्वस होते हैं, बाद में वो ज़्यादा इनसे भी आगे के जराइम में के मुर्तकिब हो सकते हैं। रॉबरी, छोटी मोटी चोरी, शॉपलिफ्टिंग, कहीं से गुजर रहे हुए तो वो दुकान से कोई चीज़ उठाई और वहाँ से भाग गए, बर्गलरी एंड एम्बेजलमेंट्स, यानी इस तरह की छोटी छोटी क्राइम शुरू में करते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो इंक्रीज़ हो सकती हैं। जी, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको बेटा आपने अच्छी तरह से इसको सेपरेटली प्रिपेयर करना है। डिफाइन सोशल स्टिग्मा, डिफाइन सोशल स्टिग्मा भी बन सकता है, इसके साथ साथ ये भी बन सकता है व्हाट इज़ मीन्ड बाय सोशल स्टिग्मा। ड्रग एडिक्ट्स में कमिट वायलेंट क्राइम्स। जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो जराइम का इर्तिकाब करते हैं, तो उनमें से बहुत सारे जो अफराद होते हैं मुसलसल ड्रग के यूज़ करने से साइकिक पेशेंट बन जाते हैं, नफ्सियाती मरीज़ बन जाते हैं। उनके ब्रेन फंक्शन चूँकि स्लो होते हैं, वो दुरुस्त फैसला नहीं कर पाते, दुरुस्त काम नहीं कर पाते, उनके ब्रेन के अंदर नेगेटिव ख्यालात का ज़्यादा हजूम होता है, मस्बत सोच बहुत कम रह जाती है, इसलिए वो नफ्सियाती तौर पर मरीज़ बन चुके होते हैं। द एडिक्ट आर वेरी वीक इन देयर सोशल बिहेवियर। ऐसे जो एडिक्ट हैं वो समाजी ताल्लुकात के हवाले से, समाजी रवैयों के हवाले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। ठीक है, दे फेस सोशल स्टिग्मा, द सोसाइटी डिसलाइक देम ड्यू टू देयर अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर्स। ठीक है, तो ऐसे लोग जो कि सोशल स्टिग्मा का शिकार हैं, वजह उनकी ये होती है कि उनके सोशल बिहेवियर बहुत वीक होते हैं, उनके जज्बात बहुत जल्दी उभर आते हैं, किसी भी मामूली सी या किसी भी छोटी सी बात पर वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से गुस्से में आ सकते हैं और लोग किसी दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उसका मतलब है कि उनके समाजी रवैये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए वो सोशल स्टिग्मा का शिकार हो जाते हैं, अपने ही जैसे एडिक्ट लोगों के दरमियान में बैठते हैं। सोसाइटी डिसलाइक, माशरा उन्हें पसंद नहीं करता, वजह कि उनके जो रवैये हैं वो अनप्रेडिक्टेबल हैं, उनके बारे में आप कभी भी किसी भी वक्त कोई पेश गोई नहीं कर सकते कि किस वक्त ये क्या कर सकते हैं। अगर इन एडिक्ट अफराद से अगर ये वाली बात की जाए तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकेंगे कि वो उस पर आपको रिस्पॉन्स क्या देंगे, आपको रिप्लाई क्या देंगे। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान को अगर कोई बात की जाएगी तो उससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इनका जवाब ये हो सकता है, लेकिन
जो एडिक्ट हैं उनका जो बिहेवियर होगा, उनका जो रिस्पॉन्स होगा, उनका जो रिप्लाई होगा, उसके बारे में आप पहले से कोई अंदाज़ा पेश गोई नहीं कर सकते. दिस इज़ कॉल्ड अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर. सो दिस इज़ द लास्ट डेफिनेशन ऑफ द डे एंड दिस वाज द सोशल स्टिग्मा. सो बेटा इसको आपने बहुत तवज्जो से इस शॉर्ट क्वेश्चन को व्हाट इज़ मीन बाय सोशल स्टिग्मा अच्छी तरीके से आपने तैयार करना है. सो दैट इज़ द एंड ऑफ द लेसन. थैंक यू.